सुप्रभात, नमस्कार। निर्वाणा स्कूल ऑफ थाई मसाज एंड योगा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस आसन की, उसके बारे में, आसन के बारे में हमारे विषयों को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है मंडन मिश्र की, जो कि आदि शंकराचार्य के शिष्य थे। और कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो कई दिनों तक चलता रहा, मगर ये निश्चय नहीं हो पाया कि कौन एक दूसरे से अच्छा है, बेहतर है। शास्त्रार्थ ज्ञान की बात है, तो जब दो विद्वान हैं तो उसका फैसला करने के लिए पहले, शास्त्रार्थ के पहले, हर ज्ञानी पुरुष के गले में एक माला डाली जाती थी। तो जब कई दिनों के बाद ये निश्चय किया गया कि भाई ऐसे पता नहीं चलेगा, तो माला के दर्शन किए गए कि माला की स्थिति क्या है। मंडन मिश्र के गर्दन की जो माला थी वो मुरझा गए थे, फूल मुरझा चुके थे, मगर आदि शंकराचार्य की गर्दन में जो माला थी वो एकदम ताज़ा तरीन तब भी बरकरार थी। तो बात है, ये कौन सा पैमाना हुआ शास्त्रार्थ को नापने का, बुद्धिमत्ता को नापने का। तो कहा गया, हमारे अद्वैत या द्वैत हो, अद्वैत हो, चाहे हमारा कोई भी पुराण या जो भी संप्रदाय रहा हो, उसमें हमेशा से हमारे विचारों, हमारे सोचने की क्षमता, हमारे हमारे जो संवेदनाएं हैं, उनका क्या असर होता है हमारे शरीर पर। और हमेशा मानव को ये कहा गया कि भाई आप समता में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, निश्चल रहें, काम आए क्रोध आए, आप उसमें स्थित प्रज्ञ हो सकें। आपकी समता की स्थिति कभी भी विचलित न कर पाए, कभी भी आपको डिगा ना पाए। तो कहा गया, शरीर में संवेदनाएं जितनी ज़्यादा होंगी, इमोशंस ज़्यादा आएंगे, उनका असर इन फूलों पर पड़ता है। तो अगर आप शास्त्रार्थ में करते वक्त अपने विचारों को प्रकट करते, आपके अंदर अगर गतिरोध है, आप गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, वैसी संवेदनाएं शरीर में ताप उत्पन्न करती हैं और फूलों को मुरझा देती हैं। मगर जो व्यक्ति निश्चल है, काम क्रोध से परे है, स्थित प्रज्ञ है, समता में है, प्रसन्न चित्त है, वह उन फूलों को मुरझाने से तो बचाती ही है, व्यक्ति के आसपास एक ऐसा आभा मंडल बनाती है जहाँ सब कुछ परिपूर्ण, निश्चल, शांत और अच्छा रहता है। तो मंडन मिश्र को आदि शंकराचार्य का शिष्य बनना पड़ा। अब इस कहानी के बाद हम आते हैं अपने आज के परिप्रेक्ष्य में। नेटफ्लिक्स पे आप जाएंगे तो हो सकता है शायद गूगल पे भी आपको मिले, एक फिल्म है हील, 2017 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें ये बहुत जोर दे के कहा गया है कि कैसे हमारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, जो हम फील करते हैं, वो कैसे अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। इवन होम्योपैथी हो, चाहे विपश्यना की ध्यान साधना हो। हाल एक रिसर्च में सामने आया है कि 95% हमारी जो बीमारियां हैं, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, आज ये सारी की सारी बीमारियाँ 95%, 90 से 95% साइकोसोमैटिक होती हैं। हमारे विचार, गलत व्यवहार, हमारे गलत रवैये के कारण ये बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस फिल्म में बताया गया है कि एक योग प्रशिक्षिका को कैंसर हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि आप निरंतर योग करें, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये कहूँ आपको कैंसर हो सकता है, तो ये बात हजम कर पाना भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल है। मगर इस चीज़ को समझें, जब किसी ऐसे माध्यम को जो कि आपको ध्यान से समाधि के स्थल तक ले जाता हो, योग का मुख्य आधार एक लाइन में आप कह सकते हैं, वो है चित्त वृत्ति निरुद्धः। चित्त वृत्तियों के प्रति हम कैसे निरुद्ध हो जाएं। दुख आए तो असर ना हो, सुख आए तो हम खुश ना हो। अपनी उस संवेदनाओं को हम ऐसे देखें जैसे नदी का पानी आता है और बिना आपके पाँव को गीला किए चला जाता है। अमेरिका ने, बाकी पाश्चात्य देशों ने भारत के योग को लिया, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ लिया है कि हम योग के मूलभूत आधार, जो कि
जो हमारा वैदिक आधार है, चित्तवृत्ति निरुद्धा का आधार है, उसको वो आत्मसात नहीं कर सकते। तो उन्होंने योग को थोड़ा सा बदल लिया। अब उसको बदलने के कारण योग जो है पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज बन के रह गया। उस फिल्म को देख के मुझे ये पता चला कि अगर आप योग के नाम पर कोई भी आसन कर लें, आयंगर कर लें, आप किसी भी पद्धति में चले जाएं, विक्रम योगा कर लें, मगर अगर मन आपके एक्शंस के साथ, आप जो कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसमें अगर परिपूर्ण एक जान होकर स्थित प्रज्ञ होने में आपको मदद नहीं कर रहा, तो यानी ये योग आसन ना होकर सिर्फ एक्सरसाइज बन गया। आज के समय में जितने भी योग प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये जो चूहों की रेस बना देते हैं योग जैसे माध्यम को, जिसका आधार आपको एक चित्त वृत्तियों को के से हटाकर एक जगह स्थित करके किसी धारण के माध्यम पे स्थित करके ध्यान की तरफ ले जाने का जो माध्यम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्रोबैटिक एक्सरसाइज बन जा रहा है। तो कहने का मेरा ये है कि योग आसन, कोई भी आसन हो, अब जैसे आज का हमारा है शीर्षासन, शीर्षासन करते वक्त अगर आपके शरीर में टेंशन है तो ये योग नहीं हो पा रहा। शीर्षासन करते वक्त अगर आप अपनी संवेदनाओं को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी संवेदनाओं को महसूस करने के साथ साथ शरीर में क्या हो रहा है उसको जान पा रहे हैं, कौन से सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन कौन सी नाड़ियां हैं, मांसपेशियां जिन पे असर हो रहा है, उसको आप महसूस कर रहे हैं, पूर्णतः सजग है, अपने शरीर में हो रही जो भी दिक्कत है, असुविधा है, उसके प्रति पूर्णतः सजग है। यही योग की वो अवस्था है जिसके बारे में कहीं न कहीं हमारे वेदों में कहा गया। मगर जैसे आप सजग हों, तो अगर आसन करते वक्त आप शांत न रह पाए, स्थित प्रज्ञ न रह पाए, आपकी मनोस्थिति का स्थित प्रज्ञ न रह पाए, तो फिर वो आसन को करके आप अपने शरीर में और तनाव ही उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए हम प्रॉप्स का, जैसे तकियों का इस्तेमाल करते हैं सुप्त वज्रासन करने के लिए, या फिर सर्वांगासन आपको करना है तो हम दीवार के साथ लगा के कहते हैं इसकी सहायता से करिए, कि शरीर में वो तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो जिसके कारण दिक्कत हो। इसलिए कई बार लोग मुझसे कहते भी हैं सर कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता, योगा करते वक्त दर्द होता ही है। तो शायद हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में ऐसे जितने भी लोग जो योगा कर रहे हैं, वो पहले योगा को इंट्रोड्यूस होते हैं, शायद ध्यान को उसका एक अंग मानते हैं। परंतु मैं वो व्यक्ति हूँ जिसकी रुचि ध्यान साधना में बहुत ज़्यादा थी। मैंने लगभग मिला जुला के 1000-1200 घंटे के करीब बिना बोले ध्यान साधना में लगाया है, और उसके बाद मैं योगासन और इसके सूक्ष्म जो भी साइंटिफिक क्लिनिकल तरीके हैं उससे इंट्रोड्यूस हुआ। तो मेरे लिए किसी भी आसन को करते वक्त अगर आप अपने श्वास की गतिविधि को नहीं जान सकते हैं, अगर पेट में होने वाली गतिविधि को, जो भी श्वास उदर श्वसन हो रहा है, उसको आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आप सजग नहीं हैं उस आसन में। और अगर आप इसको किसी भी आसन की किसी स्थिति में अगर कर पा रहे हैं, तो आप अपने शरीर के पूरे उस पोस्चर को उस अवस्था में भी साइलेंट, विश्राम, शून्य, आराम दे सकते हैं। आज के लिए हम बस यहीं पे विराम देते हैं। कल हम शीर्षासन की पूरी एनाटॉमी का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे जो लोग लंबे तौर पे शीर्षासन करते हैं, कई लोगों में उनकी गर्दन छोटी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।